डियर स्टूडेंट्स, आज हम क्वांटम मैकेनिक्स के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक हाइब्रिडाइजेशन यानी कि संकरण के बारे में पढ़ेंगे। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि एक ही परमाणु के अंदर लगभग समान ऊर्जा के विभिन्न जो परमाणुीय कक्षक होते हैं, जब वो मिक्स होते हैं तो समान आकार और ऊर्जा के और सेम नंबर के अंदर ही कक्षक बनाते हैं। तो इसका मतलब ये हो गया कि एक ही एटम है, उसके अंदर लगभग समान ऊर्जा के जो एटॉमिक ऑर्बिटल्स हैं वो मिक्स होंगे और समान आकार और ऊर्जा के, और जितने मिक्स हो रहे हैं उतने ही नंबर के अंदर अगर कक्षक बनाते हैं तो इस प्रक्रिया को हम संकरण कहते हैं यानी कि हाइब्रिडाइजेशन कहते हैं। और इस प्रकार जो नए निर्मित कक्षक होंगे उनको हम संकृत कक्षक या हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल्स भी कहते हैं। इसमें हम एक इम्पॉर्टेंट एग्जांपल ले रहे हैं कार्बन का। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि कार्बन जो है इसके अंदर एटॉमिक नंबर जो है वो 6 होता है, यानी कि इसका अगर हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखते हैं तो वो आएगा 1s2 2s2 2p2। अगर एक्साइटेड स्टेट के अंदर इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखते हैं तो जो 2s है उससे एक इलेक्ट्रॉन जो है वो ट्रांसफर होकर 2p के अंदर चला जाएगा। और जैसा कि हम जानते ही हैं कि 2s और 2p जो दोनों प्रकार के जो एटॉमिक ऑर्बिटल्स हैं, इनकी ऊर्जा के अंदर बहुत ज़्यादा अंतर नहीं होता। हम ये कह सकते हैं कि ये लगभग समान ऊर्जा के होते हैं, तो ये मिक्स हो सकते हैं, ओवरलैप कर सकते हैं, और ये संकरण का जो फिनोमिनन है, जो प्रक्रिया है हाइब्रिडाइजेशन, वो यहाँ पर संभव हो सकती है। और कितने कक्षक यहाँ पर इन्वॉल्व होते हैं हाइब्रिडाइजेशन में, उसके आधार पर हमने 3 प्रकार के यहाँ पर संकरण बताए हैं। पहला है sp, दूसरा है sp2 और तीसरा है sp3। sp का तात्पर्य है, जैसा कि नाम से ही हमें दिख रहा है, कि एक s और एक p कक्षक जो है वो मिक्स होगा और मिक्स होकर दो सेम ऊर्जा के कक्षक बना लेंगे, यानी कि दो संकृत कक्षक बनाएगा ये। इसी प्रकार अगर sp2 है तो एक s और दो p कक्षक मिलेंगे और वो मिलकर 3 हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल बना लेंगे समान ऊर्जा के। इसी प्रकार अगर sp3 हम लेते हैं तो एक s है और 3 p कक्षक जो है वो मिलेंगे, मिक्स होंगे और 4 हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल्स बना लेंगे, और जिनकी ऊर्जा बिल्कुल समान होगी। जो हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल का जो निर्माण है एटॉमिक ऑर्बिटल्स के द्वारा, यानी परमाणुईय कक्षकों के द्वारा, जो संकृत कक्षक है इनका जो निर्माण है, ये क्वांटम यांत्रिकी के कुछ रूल्स के द्वारा निर्धारित होते हैं, कि क्वांटम मैकेनिक्स के कुछ रूल्स को फॉलो करते हैं। जैसा कि हम देख सकते हैं यहाँ पर कि जो हर हाइब्रिड ऑर्बिटल है, एवरी हाइब्रिड ऑर्बिटल के लिए यहाँ पर वेव फंक्शन होता है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर sp3 प्रकार का अगर संकरण हम देखते हैं तो यहाँ पर 4 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बनेंगे, तो इसका मतलब यहाँ पर 4 वेव फंक्शन मिलेंगे, psi1 psi2 psi3 एंड psi4। अगर हम sp को देखेंगे तो यहाँ पर हमें 2 मिलेंगे, psi1 एंड psi2, और इसी प्रकार हम sp2 को देखेंगे तो यहाँ पर हमको 3 वेव फंक्शन मिलेंगे, psi1 psi2 और psi3। चूंकि हम जानते हैं कि जो s ऑर्बिटल है वो स्फेरिकली सिमेट्रिकल है, गोलाकार सममित है, तो इसके अंदर जो चार्ज डेंसिटी होती है, जो आवेश का जो घनत्व है, वो सभी ऑर्बिटल्स के अंदर बिल्कुल यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होता है, बिल्कुल एक रूप से ये डिस्ट्रीब्यूटेड रहता है। तीसरा पॉइंट ये है कि जो वेव फंक्शन है, जो भी हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल है, जो संकृत कक्षक है, उसके जो वेव फंक्शन है वो सामान्यकृत है, यानी कि नॉर्मलाइज है। नॉर्मलाइज की कंडीशन जैसा कि हमने देखा ही है, साई स्क्वायर डी टो इज इक्वल टू 1 होती है, तो यहाँ पर हम यही कंडीशन लगा रहे हैं, साई 1 स्क्वायर डी टो इज इक्वल टू 1। दूसरी जो नेक्स्ट जो है, वेव फंक्शंस ऑफ ईच हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल आर ऑर्थोगोनल। जो संकृत कक्षक हैं उनके जो तरंग फलन है वो ऑर्थोगोनल है, यानी कि वो लंबकोणीय होते हैं। फिफ्थ पॉइंट है, contribution with respect to other axis than the axis involved in the plane of the hybridized orbital is considered negligible। यानी कि संकृत कक्षक के जो तल है उसमें जितने भी अंतर्निहित अक्ष हैं, उनके अलावा अगर अन्य कोई अक्ष है तो उसके सापेक्ष इसका जो अंशदान है या जो इसका कंट्रीब्यूशन है उसको हम नगण्य मान सकते हैं, नेग्लिजिबल मान सकते हैं, या इसको हम शून्य भी कह सकते हैं। और जब हम इनको कैलकुलेट कर लेते हैं, हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल के जो एटॉमिक ऑर्बिटल्स हैं उनके जो कोफिशिएंट्स हैं उनको अगर हम कैलकुलेट कर लेते हैं, तो उसके आधार पर हम इनके मध्य में जो एंगल्स हैं उनको भी कैलकुलेट कर सकते हैं, कोण जो है उनको कैलकुलेट कर लेते हैं। जब इनके मध्य के कोण कैलकुलेट हो जाएंगे तो इनकी ज्योमेट्री जो है उसको भी हम बहुत अच्छे से डिटरमाइन कर सकते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे कैलकुलेशन ऑफ कोफिशिएंट्स ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स ऑफ sp हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल, यानी कि sp संकृत कक्षकों के, परमाणुईय कक्षकों के गुणांकों का परिकलन किस प्रकार किया जा सकता है। जैसा कि हम जानते हैं कि sp हाइब्रिडाइजेशन है, मतलब यहाँ पर दो
sp हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल्स बनेंगे, 2 sp संकरित ऑर्बिटल्स बनेंगे। यहाँ पर एक s और एक p दोनों की ओवरलैपिंग होगी, यानी कि अतिव्यापन होगा। और चूंकि यहाँ पर 2 हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल्स बन रहे हैं, इसलिए इनके वेव फंक्शंस भी जो हैं वो 2 होंगे। तो psi1 इज इक्वल टू a1 psi s प्लस b1 psi p, और इसी प्रकार psi2 इज इक्वल टू a2 psi s प्लस b2 psi p। यहाँ पर a1 a2 b1 b2 जो है, इनको हम बोलते हैं लीनियर कॉम्बिनेशन कोएफिशिएंट, यानी कि सरल रेखीय संयोजन गुणांक, या इसको हम बोलते हैं मिक्सिंग कोएफिशिएंट, यानी कि मिश्रित गुणांक भी इनको हम कहते हैं। इनका जो निर्धारण है वो कुछ कंसेप्ट्स, कुछ अभिधारणाओं के आधार पर हम कर सकते हैं क्वांटम मैकेनिक्स के अंदर। psi1 और psi2, पहली जो हमने कंसेप्ट लिया है कि psi1 और psi2 ये दोनों ही नॉर्मलाइज होंगे, दोनों ही वेव फंक्शन जो है वो सामान्यकृत होंगे। दूसरी कंडीशन हम ये लगाते हैं कि psi1 और psi2 जो है दोनों ही ऑर्थोगोनल है, यानी कि दोनों ही लंबकोणीय है। तीसरी कंडीशन हम ये लगाते हैं कि psi1 और psi2 जो है वो दोनों ही इक्विवेलेंट है, यानी कि समतुल्यांक है। अब पहले दो कंसेप्ट के आधार पर अगर हम देखें तो हमने ये कहा है कि दोनों वेव फंक्शन जो है वो नॉर्मलाइज होने चाहिए। दूसरा कंसेप्ट हमने लिया है कि दोनों ही जो वेव फंक्शन है वो ऑर्थोगोनल होने चाहिए। तो इन कंडीशंस को हम यहाँ पर लगाते हैं। सो psi1 स्क्वायर d2 इज इक्वल टू, यहाँ पर हमने psi1 की वैल्यू सब्सटीट्यूट कर दी है d2, और पहली कंडीशन हम लगा रहे हैं कि ये नॉर्मलाइज है, यानी कि psi1 स्क्वायर d2 इज इक्वल टू 1। तो ये नॉर्मलाइज की अगर हम कंडीशन लगाते हैं और इसको अगर हम ब्रैकेट को ओपन करते हैं तो सिंपल फॉर्मूला जैसे हम देखते हैं a प्लस बी होल स्क्वायर का होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab होता है। तो उसी के आधार पर हम यहाँ पर भी इसको खोल देते हैं, और अंदर जो है हमारे पास a1 स्क्वायर, तो पहले वाले का ये पार्ट आ गया, psi s स्क्वायर d2 प्लस b1 स्क्वायर psi p स्क्वायर d2 प्लस 2a1 b1 psi s psi p d2 इज इक्वल टू 1। अब हम इसके अंदर नॉर्मलाइजेशन और ऑर्थोगोनलिटी, यानी कि सामान्य जो कृत है उसकी कंडीशन और लंबकोणीयता की कंडीशन लगा देते हैं। जो नॉर्मलाइज की कंडीशन है, अगर दोनों वेव फंक्शन समान है तो उस स्थिति के अंदर उसका स्क्वायर d2 इज इक्वल टू 1 होता है। तो यहाँ पर psi s स्क्वायर d2 इज इक्वल टू 1 होगा। इसी प्रकार psi p स्क्वायर d2 इज इक्वल टू 1 होगा। और इसी प्रकार ये दोनों क्योंकि अलग अलग है तो यहाँ पर लंबकोणीयता की शर्त लगेगी, यानी psi s psi p d2 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। इसकी वैल्यू जब हम यहाँ पर सब्स्टिट्यूट करते हैं तो a1 स्क्वायर इंटू 1, जैसा कि हम यहाँ पर देख सकते हैं, b1 स्क्वायर इंटू 1 हो गया, 2a1 b1 इंटू 0 इज इक्वल टू 1 हो गया। सो a1 स्क्वायर प्लस b1 स्क्वायर इज इक्वल टू यहाँ पर 1 हो जाएगा। इसी प्रकार हम psi2 के लिए कंडीशन लगा देते हैं, तो वहाँ पर भी a2 स्क्वायर 1 प्लस b2 स्क्वायर 1 और 2a2 b2 इंटू 0 दैट वुड बी इक्वल टू 1 आएगा। इस प्रकार हमें ये दो इक्वेशंस मिल जाती है, 3 और 4। चूंकि हम जानते हैं कि s एटॉमिक ऑर्बिटल्स जो हैं वो स्फेरिकली सिमेट्रिकल है, यानी कि ये गोलाकार सममित है, इसलिए दोनों ही जो हाइब्रिड ऑर्बिटल्स हैं वो इक्विवेलेंट है। ये भी हम जानते हैं कि जो दोनों हाइब्रिड ऑर्बिटल बनेंगे वो भी इक्विवेलेंट होंगे, बिल्कुल समतुल्यांक होंगे। तो उस स्थिति के अंदर जो चार्ज डेंसिटी है उसका भी जो कंट्रीब्यूशन होगा दोनों वेव फंक्शन के अंदर वो भी बिल्कुल इक्वल होगा। सो जो s की कक्षक की जो चार्ज डेंसिटी है वो दोनों ही हाइब्रिड ऑर्बिटल के अंदर इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी। तो अगर दोनों हाइब्रिड ऑर्बिटल के अंदर इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होगी तो हम ये इसको लिख सकते हैं कि a1 स्क्वायर इज इक्वल टू a2 स्क्वायर, चार्ज डेंसिटी को हम दे रहे हैं। सो a1 स्क्वायर इज इक्वल टू a2 स्क्वायर इज इक्वल टू 1/2, क्योंकि दोनों के अंदर उसका कंट्रीब्यूशन जो है बिल्कुल इक्वल होगा, तो आधा एक में होगा और आधा दूसरे के अंदर होगा। इसी प्रकार a1 इज इक्वल टू a2 इज इक्वल टू, हम ये कह सकते हैं कि ये 1/√2 ऊपर वाली इक्वेशन के द्वारा हम इसकी वैल्यू निकाल सकते हैं। अब अगर हम a1 की जो वैल्यू है उसको अगर 5 नंबर इक्वेशन से अगर हम 3 नंबर इक्वेशन के अंदर सब्स्टिट्यूट करते हैं तो a1 स्क्वायर है वहां पर, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 1/2 प्लस b1 स्क्वायर इज इक्वल टू 1 हो जाएगा। सो b1 स्क्वायर इज इक्वल टू आ जाएगा 1/2, इसमें से 1 में से 1 माइनस 1/2 करेंगे तो 1/2 की वैल्यू हो जाएगी। b1 की वैल्यू अब हमारे पास आ गई 1/√2। इसी प्रकार जो सेकंड कंसेप्ट हमने देखा कि psi1 और psi2 जो है दोनों ऑर्थोगोनल हैं। इसका तात्पर्य ये हुआ कि a1 a2 प्लस b1 b2 जो है वो इज इक्वल टू 0 होने चाहिए। अब इनकी a1 की वैल्यू हमने निकाल ली, a2 की वैल्यू हमने निकाली, b1 की वैल्यू हमने निकाली। तो इन तीनों की वैल्यूज अगर हम इक्वेशन नंबर 8 के अंदर रख देते हैं तो हम b2 की वैल्यू इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमने
A1 और A2 की वैल्यू रख दी, इसी प्रकार यहाँ पर हमने B1 की वैल्यू रख दी, इज इक्वल टू 0 आ गया। इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो 1/2 1/√2 B2 इज इक्वल टू 0। सो B2 की वैल्यू हम निकाल सकते हैं, दैट वुड बी इक्वल टू -1/√2। सो अब हमारे पास A1 A2 B1 B2 सारी वैल्यूज आ गई हैं। तो इक्वेशन नंबर 1 और 2 के अंदर जो हमने वेव फंक्शंस दिए थे हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल्स के, उसमें ये वैल्यू हम सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। सो psi1 इज इक्वल टू 1/√2 psi s प्लस 1/√2 psi p। तो यहाँ पर 1/√2 कॉमन निकल जाएगा, सो psi s प्लस psi p हो जाएगा। इसी प्रकार psi2 इज इक्वल टू 1/√2 psi s माइनस 1/√2 psi p। सो 1/√2 कॉमन निकल जाएगा, सो psi s माइनस psi p हो जाएगा। तो इस प्रकार हम देख सकते हैं कि हमने दोनों ही वेव फंक्शंस जो है उनके बारे में उनकी जो वैल्यूज है उनको हमने इनकी वैल्यू निकाल ली है। और psi1 और psi2 की जो डायरेक्शनल कैरेक्टरिस्टिक्स है, जो उनके दिशात्मक गुणधर्म है, उनको भी हम इजीली निकाल सकते हैं। और वहाँ पर हम देखते हैं कि जो f की वैल्यू f1 की जो वैल्यू है वो लगभग 1.932 आती है। और 2s कक्षक के लिए जो f का मान होता है वो हमेशा 1 होता है। 2p के लिए f का मान जो होता है 1.732 से अधिक होता है। और जो sp के जो संकृत कक्षक हैं वो प्लस z और माइनस z की ओर विन्यासित रहते हैं। तो इसलिए इसके मध्य का जो कोण है वो 180 डिग्री होता है, जैसा कि हम जानते ही हैं। और इसके बारे में हम आगे कैलकुलेशन के बारे में भी हम आगे देखेंगे, और इसका डायग्राम भी हम उसके द्वारा हम इसकी ज्यामिति जो है उसको भी निर्धारित कर लेंगे।